देश में एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के हित के, सैनिकों के सम्मान के बारे में एक से एक बड़े कदम उठा रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक के साथ में जो घटना घटित हुई है, उससे अभी हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं क्या हालत है, क्या हालत हो गई है उस सैनिक की जिसने कभी देश की सेवा में अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। लेकिन आज उसके साथ में जो सिविल पुलिस है, क्या वो उसकी समस्या को सुन रही है, क्या कोई इनिशिएटिव ले रही है और उसको क्या समस्याएं हो रही हैं, अभी हम आपको सुनाएंगे उसी की जुबानी। हमारे साथ में जुड़े रहिए। आज हम जो आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल लोगों का नाम लेके, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके एक सैनिक के मकान पे कब्जा करने का अथक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अभी तक उनको कोई, जिसे कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना शासन से मिला ना प्रशासन से मिला है। लेकिन वो अपनी लड़ाई खुद और उनके पूर्व सैनिक मिलकर लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उन्होंने अपने जीवन भर यही किया ही है, हक के लिए लड़ना, आपके हक के लिए, मेरे हक के लिए, हम सब के हक के लिए। लेकिन ये बारी है उनके हक की और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आइए सीधा आपको मिलाते हैं, ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए, ऐश्वर्य वर्मा से, और उनसे जानेंगे कि क्या हुआ है, कब हुआ है और कैसे हुआ है। क्या हुआ है? सबसे पहले जय हिंद सर। कुछ थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक पूर्व वायु सैनिक हूँ और अपनी 20 साल की सर्विस करने के बाद एक छोटा सा आशियाना बनाया, जो कि चंद दिनों के अंदर ही मेरे हाथों से खींच लिया गया धोखाधड़ी करके, जिसके तहत मैं पिछले 3-4 महीनों से सब हर ऑफिसेज में हर जगह जाके एक फरियाद लेके पहुंच रहा हूं कि मेरी मदद की जाए, मेरे लिए सुना जाए। मैं एक अपने 80 साल के पिता और एक 8 साल का बालक के साथ में उन्हीं के घर में जाके मुझे रहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, जो कि अपने यहाँ रह ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अ, इस वाकये में एक परिवार जो कि अपना बता के छल करके मुझे बताने की कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे। सर, मैं बताना चाहूँगा कि इस इस जून में ही एक परिवार मेरे पास अप्रोच करता है कि मैं एक छोटा सा घर चाहता हूँ, उसमें 2 कमरे चाहता हूँ, जिसके तहत जो है आप आपने एडवर्टीजमेंट दिया है और मैं इच्छुक हूँ। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि ठीक है, आप मेरे अपने पहले कागज़ दीजिए और कागज़ देने के बाद जब पूरे हो जाएंगे तब आप आइए। लेकिन जो लीगल प्रोसेस है, इस चीज़ के लिए मैं कई बार इंसिस्ट किया कि ये ही होने के बाद, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ और इनको इस चीज़ों को स्किप कर ही नहीं सकता हूँ, ये लिए मैंडेटरी है ये करना जी। तो उन्होंने ऐसा आधार कार्ड तो दिया मुझे अपना, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। फिर मैंने उनको इंसिस्ट, लेकिन वो अपना सामान वामान लेके मेरे घर आ गए अंदर। नहीं तो आपने परमिट कैसे किया? परमिट होने में उन्होंने मुझे फौजी होने का बताया कि मैं फौजी हूँ एंड सेम डे मेरे सामने घर पे सामान अनलोड होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सामान अनलोड हो जाए। एंड मैं चला गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अर्जेंसी दिखाई और मेरे घर में आके घुस गए। वेरी नेक्स्ट डे मैं जैसे ही सुबह सुबह ही पहुंचा कि आप आ गए हो और मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ पूरे करके दीजिए, और मैं उसका सबसे पहले जो वेरिफिकेशन है सब कुछ कराना है, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूंगा। एंड देन उन्होंने टाल मटोली शुरू कर दी कि नहीं, मैं सिर्फ आधार कार्ड ही दूंगा और मैं कोई अपना वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता हूँ, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाऊंगा। एंड ऐसे ही टालते रहे। फिर होता क्या है कि इसी प्रोसेस में जो आए थे, सबसे पहले उन्होंने 2,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए बतौर एडवांस नहीं, एज अ टोकन, एज अ कि मैं, अब आप मुझे बुक समझिए कि मैं यहाँ पे उन्होंने अपने खुद के अकाउंट से किए थे? नहीं, अपने अकाउंट से नहीं किए, जो कि मुझे बाद में पता चला जब मैंने उनके साथ में प्रॉब्लम्स हुई या मैंने उनको इंसिस्ट किया। फिर कुछ दिन बाद वो भाग गए बंद करके कि मैं पेपर दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, क्योंकि मैं उनके बहुत पीछे पड़ने लगा। एक बार 2 बार जब ज़्यादा कहा तब वो वहाँ ताला बंद करके चले गए। फ़ोन पे भी मैं उनसे बात करता रहा कि मैं अलाउ नहीं करूँगा, अब मुझे पेपर्स के बिना अलाउ नहीं करूँगा, तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। कुछ ही दिन बीते, फिर उनका बिजली का बिल वगैरह भी बहुत रेज कर रहा था, तो मैंने उनको इसके लिए भी इंसिस्ट किया कि आप एक पेपर भी नहीं है, आप बाहर बाहर ऐसे चल रहे हैं, आप फ्री, मैं कंप्लेन करूंगा ही करूंगा। जब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स किया तब उन्होंने डिनाई किया कि मैं जिस लेडी के साथ घर पे है वो लेडी मेरी वाइफ नहीं है। ओके। एंड उसी चीज़ की लड़ाई को, मैं जो आई थी तब मैंने उससे बात करी, उनसे भी पूछा,
तो उन्होंने आपसे क्या बताया था कि वो क्या है? उन्होंने परिचय किस तरह से दिया था? उन्होंने परिचय 2 लोग आए थे, 1 लोग आए थे, कितने लोग आए थे? उन्होंने बताया कि मैं होमगार्ड से हूँ एंड रिटायर्ड होके आया हूँ। फिर लेकिन जब वो उनसे ज़्यादा बात करी, मतलब ये ब्रोकर के थ्रू, जैसे उन्होंने बताया कि मैं होमगार्ड से रिटायर्ड, ब्रोकर ने मुझे ये बताया। लेकिन जब उनसे ज़्यादा बात करी तो उन्होंने बताया कि मैं अभी चंडीगढ़ में वर्किंग हूँ और आ जाऊँगा ट्रांसफ़र होके ये। तो फिर मुझे डाउट हो गया, तो फिर उनको मैंने ऑप्शन रखा कि जो फौजी होते हैं उन लोगों को एक सर्विंग सर्टिफिकेट मिलता है जी, कि जहाँ भी जाते हैं, अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ पे एक सर्विंग सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसको दे सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि वो लोगों का ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाते हैं परमानेंट एड्रेस में सर्विंग सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है। उसके लिए जब उनको मैंने कहा कि आप बनवा लीजिए तो सब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और कमलदीप फिर कुछ दिन बाद जो है कहता है मेरी वाइफ नहीं है वो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे मिलिए। ठीक है। जब मैं इसमें अगली कड़ी में उनसे बात करी तो फिर उनका पूरा रोल, जो कि मुझे इतना समझा रही थी कि मेरे वाइफ, उनका नाम क्या था मैडम का नाम है ज्योति सिंह बताया उन्होंने। तो उन्होंने पहले कमलदीप को अपना हस्बैंड बताया था? हाँ, कमलदीप ने उनको अपना वाइफ बताया, ज्योति ने अपने हस्बैंड बताया और अपने दोनों बच्चे उन्हीं के ही बताया। ठीक है। फिर मैं उनके रिक्वेस्ट किया कि मैडम अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिए, और वो कह रहे हैं हस्बैंड नहीं है, आप, मैं वेरीफाइड नहीं हूँ, आप रिजाइड भी कर रहे हो, अब ये वैकेंट करिए इसको, मैं अलाउ नहीं करूँगा ये सारा। तो वो मना कर दिया, अब दिखाई नहीं देना, घर पे नहीं आना, आप मुझे परेशान कर रहे हो और महिला को परेशान करते हो। बहुत सारी ऐसी बातें बनने लगी कि और फिर हालांकि मुझे जब पता, मैं कभी आता भी नहीं था, सिर्फ कोशिश करता था कि फ़ोन से बात करी जाए। और लेकिन मेरा घर, मैं कहने लगा कि मेरे काम था वो रुक गया, मैं 3 महीने से अपना जो काम कराना है रुका हुआ है, आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है, मेरा अपना कमरे हो उसमें नहीं जाने दिया जा रहा। तो मजबूरन मुझे जाना ही, मतलब कहना ही पड़ा कि मैडम आप बता दीजिए आपकी सहूलियत क्या है। फिर मैं अपनी भाभी जी के साथ में गया कि चलिए मुझे ना बता के अपनी भाभी को ही आप मुझे एज ए लेडी बता सकते हैं। तो जब उन्होंने अप्रोच करी तो उनके साथ में उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भी टालने लग गई। हम लोग 28 अगस्त को भाभी के साथ जब यहाँ पे आए तब उन्होंने बताया कि मैं अभी रक्षाबंधन है और उसके बाद मैं खाली कर दूंगी। तब खाली कर दूंगी भी जेन्युइननेस लगी कि चलो एक लेडी है और कह रही है ऐसा, तो खाली कर देंगे। लेकिन उसके बाद ही एकदम वेरी नेक्स्ट डे बताते हैं कि हम जो है आपसे कोर्ट केस कर दिए हैं और ऐसा करके इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू कर दी। आपने कोई एग्रीमेंट कराया था? एग्रीमेंट कराने के लिए मैं तो पहले दिन से उनसे यही एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन के लिए लड़ाई कर रहा हूं। जितने बार यहाँ पे आए क्या आपको वही शख्स लोग मिले यहाँ आपके प्रेमाइसेस में, या कोई दूसरे लोग भी मिले? नहीं, ये पहली बार में तो कमलदीप आए, पहले कमलदीप रहे, फिर कमलदीप से बाद में भी मिला मैं जाके कि भाई बिजली का बिल भी आ रहा है, वो भी जमा होता है ये, और रेंट एग्रीमेंट के अलावा मैं नहीं कुछ करूंगा, आप सबसे पहले वो दीजिए, वो प्रायोरिटी है मेरी। तो वो उसे टालने लग गया। ठीक है। फिर बंद करके भाग जाना, बंद रहना मकान, तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे। मेरे से व्हाट्सएप पे बात करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, इसके लिए ही इंसिस्ट करते थे। तो समझ में आने लगा, मुझे शक होने लगा, तो मुझे काफ़ी जो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं उनसे मुझे पता चला। लेकिन जब ये सब कहने लगे कि व्हाट्सएप कॉल ही करिए, आप सेव नहीं करिए, तो मुझे लगा कि मुझे पूरी तरीके से धोखाधड़ी हो गई है मेरे साथ में। इसके लिए फिर मैंने उसको एप्लीकेशन दी। ठीक है। अगस्त माह से अगस्त महीने से मैं सभी को इस संज्ञान में लाया, सभी को मैंने पत्र लिखा कि मेरे साथ इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, कृपया इसको संज्ञान में लाके उनकी जानकारी करें कि कोई ऐसा बड़ा आतंकवादी नहीं हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर दे जिसका भागीदार मुझे बनाया जाए। इवन मैं अपनी समस्या बता रहा था कि मैं यहाँ पे रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर जब काफ़ी मैंने एप्लीकेशन अप्रोच करी तो उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई। फिर उनसे पूछा गया कि आप अपना आधार कार्ड वगैरह दीजिए, क्योंकि मेरे पास तब तक उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना बच्चों के लिए ये उनके, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कमलदीप ने अपना सिर्फ आधार कार्ड देके ही वो चला गया। ठीक है। अब उसके जब मैंने मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया मैं नहीं खाली करूंगी, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, दिखाई मत देना, और इस तरीके की उन्होंने चीजें शुरू कर दी। क्या राजनेताओं से कुछ अपने संबंध होने का उन्होंने दावा किया? वो खुले तौर पे ये बताते थे कि मेरा बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन है, तुम्हारा जीना आराम कर दूंगी, तुम पता नहीं चलेगा, तुम मार दिया जाएगा, इस तरह से बहुत सारी चीजें। कभी किसी नेता का नाम दिया? बहुत सारे नेताओं का बताया कि मेरे उनसे संबंध है, और मेरा
मैं क्या बताऊं कि नेताओं का संबंध दिखा के सभी में डर व्याप्त कराना कि मेरे उनसे संबंध है, आपकी कुछ सुनी नहीं जाएगी, मेरे प्रशासन में भी है। इस चीज का भी मैंने संज्ञान में दिया कि इस तरीके की मुझे धमकी दी जा रही है कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ वहाँ पे कोई भी अधिकारी सुनने का भी तैयार नहीं हो रहा है। आप अभी अपनी एप्लीकेशन लेके कहाँ कहाँ गए? मैंने एप्लीकेशन संभावित जितने भी हैं, थाना से लेके डीसीपी सर, इवन मैंने अपने रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, सभी को मैंने पत्र लिखा। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ ऐसा बताया गया कि क्या कार्यवाही करेंगे या कब तक करेंगे? पुलिस प्रशासन में मैंने जब कंप्लेन करी है तो इवन उनके लिए एफआईआर भी करी गई और एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई। उनको कई बार बुलाया गया कि आप अपनी जानकारी दें, आके ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या समस्या है। मैं घंटों जाके बैठा रहता था वहाँ पे, इंतजार कर रहा हूँ कि आ जाएंगे। फिर उन्होंने बहाना बता के कुछ दिन बाद जाने का बताया, 10-15-20 दिन और बीत गए, फिर कहा कि हम तब आएंगे, फिर बताया कि हमें डेंगू हो गया। तो वो हर उस धोखाधड़ी मतलब झूठ बोलने का प्रकरण करते रहे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया, पूरी मानसिक स्थिति है कि एक घर में ना रहने के पाने के कारण, और मैं एक खुद पेंशन भोगी हूँ। पेंशन भोगी होने के बाद ईएमआई पे मेरा घर है जो कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ ईएमआई इस संबंध में। और मैंने कोशिश करके भी जो है पूरी तरीके से निस्सहाय था। मैं निस्सहाय हो गया कि मैं कैसे अपना घर पाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं पहुंचाई मुझे, किसी ने मेरी कुछ सुनवाई नहीं करी। और उसके लिए भी ये भी जानकारी नहीं कि महिला कौन है, उसका पति कौन है, कहाँ से आई हुई है, बच्चे किसके हैं, क्या सामान रख रहे हैं मेरे घर में, मेरे कमरे में क्या स्थिति है घर की। आपने निजी स्तर पर कोई पड़ताल की? निजी स्तर पे मैंने काफी पड़ताल की। उनके क्या मिला आपको? निजी स्तर पे पड़ताल करने से पता चला कि ये इसी तरीके का उनका संबंध रहा है। उनके इस समय के भी जो साथ में रह रहे हैं, जिसको वो अपना अभी का वर्तमान पति बता रहे हैं या संबंधी बताते हैं, उसके ऊपर भी कई धाराओं में केस दर्ज है बाराबंकी से। और संभावित जगहों से मुझे डर की स्थिति है कि मुझे परेशान करके कुछ मारने आने की भी कोशिश करी जा रही है। तो मैंने सुरक्षा की भी मांग की कि मुझे इन भूमाफियाओं से डर है, एक तो भवन पे कब्जा और मेरी भी जान के खतरे के। लेकिन मुझे कोई समस्या का समाधान ना हो के इसको सभी लोग अपनी ढंग से हाथ झाड़ते हुए नजर आते रहे। अभी तक विवेचना कहाँ तक पहुंची आपके मामले में? विवेचना में सर ने उसको जानकारी करने के लिए उनसे पूछा भी कि अपनी दीजिए आके, बताइए आके। तो उनका यही ही उद्देश्य रहा है कि हम इसको ना करें, ना देना पड़े और लंबे समय तक इसको व्यवधान में रखें। लेकिन मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मुझे घर पे रखना है, अपने कमरे में जाना है, किसी सूरत में नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अभी आप क्या करने वाले हैं इसके बाद, अगर जैसे आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है या आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर, मैं माननीय यशस्वी योगीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने सबकी मदद करते हैं, सैनिकों का तो उन्होंने विशेष सम्मान दिया हुआ है। तो मैं उनसे चाहूंगा कि एक सैनिक की एक जो है उसको घर दिलाया जाए और जालसाजों और भूमाफियाओं से बचाया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। सभी को ये मैसेज कन्वे करते करते थक गया कि एक जो कि सेवा 20 साल देने के बाद भी जो है वो अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा है, पिता को नहीं देख पा रहा है, और उसके साथ इतनी बड़ी जालसाजी हो जाए, पूरा जीवन उसका लिया जाएगा एक उसमें। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा इसका एक सघन तरीके से जानकारी करी जाए। और आपको आला अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया, कुछ बताया आपको, या कोई मिलने का समय दिया हो? सभी लोग अपनी व्यस्तता में इसको बहुत हाथ झाड़ते हुए नजर आए। वो इसे एक किराएदार और उसका मसला समझते हुए रहे। मेरे साथ जो इतनी बड़ी चीटिंग और धोखाधड़ी हुई, इसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। समझ ही नहीं रहे हैं कि मेरे साथ एक धोखा किया गया है, धोखे छल करके, और वो प्लान्ड वे में किया गया है। और मैं चाहता हूं कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए भी, और पूछा जाए कि वो है कौन, उनका क्या क्या संबंध रहा है, किससे क्या किस उसमें है। मैं इतना में ही मुझे विश्वास उनके बारे में मुझे अच्छी खबर नहीं मिली। इवन मुझे आसपास के लोगों से भी जो ज्ञान हुआ
तो पता चला कि महिला का मतलब व्यवहार सही नहीं है पड़ोसियों के साथ में भी। तो मुझे मैंने इस संबंध में भी उनसे बात करनी चाहिए कि क्यों, क्या चक्कर है, लेकिन कोई नहीं। और महिला होने के नाते फिर मुझे दूरी भी बनानी ही पड़ी कि मैं कम से कम। आपको कोई उन्होंने इस तरह की कोई धमकी तो नहीं दी कि वो आपको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे या आपके ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार या इस तरह के कोई आरोप लगाने का? एग्जैक्टली उन्होंने धमकी भरे में ऐसा बताया भी मुझे कि आप मुझे बात मत करना, आप मुझे रोज प्रताड़ित करते हैं और इस तरीके से। और मैं, उनका कहना रहता है मैं रोज घर आता हूँ, लेकिन मैं नहीं आया, सिर्फ फोन से ही माध्यम से बात करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर डिफेंस का बंदा है ऑन ड्यूटी, अगर छुट्टी पे आ गया अगर वो, तब तो घर पे मिलेगा, नहीं तो फिर वो तो ड्यूटी पे होगा। और उचित नहीं है अगर घर ड्यूटी पे है और घर पे जाना। तो मैंने फोन का ही सहारा लिया उनसे बात करने के लिए। उसके बाद से कोई संवाद हुआ? संवाद होने के बाद जब मैंने अपनी कंप्लेन दिया और उसके बाद से संवाद नहीं हुआ। अभी कहाँ है? अभी भी उनका कोई एड्रेस नहीं है, उनके वेरिफिकेशन साइट से कुछ भी ज्ञान में नहीं है कि उनका प्रीवियस कहाँ पे है, कहाँ से रह रही हैं, उनके फादर मदर या उनका। आज कुछ कार्रवाई हुई है? आज जो कि मुझे फोन आया, थाने से फोन आता है और मुझे बुलाया गया कि पूछा गया कि आप आ जाइए। और उन्होंने मेरे अंगेज में कंप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपने मेरा सामान निकाल दिया बाहर। और तो क्या आपने निकाला है? एग्जैक्टली मैं सामान, मुझे अपना घर का काम भी कराना है और मैं अपने ही घर में नहीं रह पा रहा हूँ। मैं व्याकुल हो रहा हूँ पूरी तरीके से कि कैसे अपने परिवार सब लोगों के साथ में मैं रह सकूं, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया 20 साल की नौकरी के बाद, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रह पा रहा हूँ। तो फिर मैंने, जो कि मेरा कमरे का रास्ता भी यही है, मैं उसमें जाने के लिए अपना सामान निकाला और जो काम करवाना था उसके लिए मैंने सुरक्षित बाहर निकाल के रखा भी, जिसको कवर कराया, बंधवाया, इवन उसके लिए सुरक्षा के लिए पहरेदार लगाए, गार्ड अपॉइंट किए, ये सारे मैंने काम किए। लेकिन आज फिर भी मुझे बुलाया गया कि आपने मेरा सामान बाहर निकाल दिया, ये कहा गया। अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए क्या आप किसी आला अधिकारी से मिलने वाले हैं? सर, मैं अपनी आवाज को कहने के लिए पहुंचूंगा, सर को अपने पास रिक्वेस्ट करूंगा जाके, और इनको बताऊंगा कि मेरे साथ जो हुई जालसाजी है उसको एक गंभीरता से जांच की जाए। जॉइंट कमिश्नर सर से मैं कल मिलने का मेरा उद्देश्य है और मैं उनको मिलके अपनी पूरी बात बताऊंगा। पहले तो सब लोगों ने अपनी समय अवधि के हिसाब से इसको फिर अपना पल्ला झाड़ते हुए किराएदारी के मसले से ही जोड़ा, और मैं यही बताता रह गया, इसमें किराएदार का कोई मसला ही नहीं है, कोई पैसों का मसला कभी रहा ही नहीं। सिविल मैटर बनाने की कोशिश की गई, जबकि ये क्रिमिनल है। जी सर, मैं बताता रहा कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर में इन्होंने पूरी तरीके से चीटिंग करी और इस तरीके का ही उनका उद्देश्य रहा है, लेकिन किसी ने इसको सुनने का ही नहीं किया। सिर्फ 2 महीने में ही ये स्थिति हो गई, और मैंने पहले दिन से ही उनसे कागजों के लिए बात हो रही है, जो कि उनकी विश्वसनीयता वहीं से ही सिद्ध नहीं हुई। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपने इनकी जबानी खुद सुना है कि किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया है, और वहीं जहां एक ओर हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए इतने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं कुछ महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस महिला सशक्तिकरण का नाजायज फायदा उठाने में भी पीछे नहीं। अब आगे हमको ये देखना होगा कि ये पूर्व वायु सैनिक के मामले में क्या होता है और कौन संज्ञान लेता है, कौन इनकी समस्या का निस्तारण करता है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।